अब है बोरोन। बोरोन का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस यूज में होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस वगैरह ये सब मेटलर्जी का पार्ट आ जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में। बोरोन का जो सबसे अच्छा और माना जाता है वो है हमारे पास कोलेमनाइट। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी Na2CO3 के साथ में, तो Na2CO3 के साथ में ये बनाएगा CaCO3। Na2B4O7 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है हमारे पास बोरेक्स। ठीक है, प्लस साथ में बनेगा NaBO2। NaBO2 क्या है हमारे पास, मेटाबोरेट, जिसके बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में बात किए थे। तो ये हमारे पास मेटाबोरेट। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि अगर इस NaBO2 की रिएक्शन करा दी जाए CO2 के साथ में, तो ये फिर से क्या बना लेगा, NaBO2 प्लस CO2 मिलकर क्या बना देंगे, बोरेक्स ही बना देंगे। ठीक है, अब इस बोरेक्स का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए, H2O के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाए, तो ये बनाएगा H2B4O7 टेट्रा बोरिक एसिड। ये आ चुका है पहले भी हमारे पास। और इस टेट्राबोरिक एसिड का भी हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये बना देगा H3BO3, मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ तक पहुंचना है कि ऑर्थोबोरिक एसिड तक हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं। एक बार ऑर्थोबोरिक एसिड तक पहुंचे तो हमें क्या करना है, रेड हीट करना है। बताया था पीछे क्या आ रहा है हमारे पास, एक एसिड, और जिसमें एक एसिड पीछे आ जाए उसको रेड हीट करने पर ये क्या बनाएगा, उसी का ऑक्साइड बनाएगा। और ऑक्साइड का डायरेक्टली क्या कर दो, रिडक्शन, तो बन जाएगा हमारे पास बोरॉन। रिडक्शन कैसे कैसे हो सकता है, ये सब मेटलर्जिकल प्रोसेस है। ठीक है, हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्साइड का रिडक्शन किया तो क्या बना, यहाँ पर बोरॉन बना। दूसरा तरीका क्या है कोलेमनाइट से ही बनाने का, दूसरा तरीका है कोलेमनाइट से बनाने का कि जब हम इसमें HCl डालेंगे तो HCl डालने पर ये डायरेक्टली क्या बना देगा, ये हेक्साबोरिक एसिड बना देगा। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले कोलेमनाइट से बना था Na2CO3 के साथ में बोरेक्स, पानी डाल के टेट्राबोरिक एसिड, यहाँ पर बना हेक्साबोरिक एसिड। हेक्साबोरिक एसिड थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। ठीक है, पानी मिलाने पे फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो फिर से हम क्या करेंगे, रेड हीट, और रेड हीट के बाद फिर से क्या बना देंगे, इसका बोरोन। तो ये बोरोन के केमिकल एक्सट्रैक्शन की यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट है, याद रखनी है, डायरेक्टली हमें ये लर्न करनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना जिसके बारे में मैं बोल रहा था, ये हमारे पास बोरेक्स। ये बोरेक्स हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बोरेक्स में बीड टेस्ट भी हमें डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब आया हमारे पास ये बोरेक्स। फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। ये सिर्फ एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने का तरीका ऐसा है, जब हम इसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। जनरली Na2B4O7.10H2O ना होके 8H2O होता है। किस तरीके से, वो बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें याद रखने वाली प्रॉपर्टीज की बात याद रख लेते हैं। जैसा कि अब हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि एंटीसेप्टिक, आई लोशन में भी ये भी काम आता है, बोरेक्स। ठीक है, और एंटीसेप्टिक में भी ये काम आता है। एंटीसेप्टिक में जैसे अगर चोट वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर कुछ पाउडर फॉर्म में पाउडर हमारी चोट के ऊपर डालता है, वो बोरेक्स का बना हो सकता है। बहुत सारे एंटीसेप्टिक होते हैं तो बोरेक्स भी वहां पर यूज में लिया जाता है एंटीसेप्टिक की फॉर्म में। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर ये है, ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है, तो बेसिक होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलके बना होता है। मतलब Na2B4O7 प्लस 7H2O, पानी मिलाया तो ये क्या देगा यहाँ से, ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग एल्कली देगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH। ठीक है, साथ में H3BO3 बोरिक एसिड मिला यहाँ से, ये क्या है हमारे पास, ये वीक एसिड होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलके कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, हमारे पास एल्कलाइन सॉल्यूशन ही बना सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, बेसिक। ठीक है, ये NaOH याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस मिला और वीक एसिड मिला। ठीक है, याद रखनी चीज है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। देखो स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, तो फॉर्मूला इसका Na2B4O7.10H2O। स्ट्रक्चर होती है इसकी किस फॉर्म में, इसमें Na2 बाहर होता है काउंटर आयन की प्रेजेंस में, कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होगा यहाँ पर B4O5OH4। ठीक है, -2 चार्ज होगा और .8H2O। जब इसे कंप्लीट कंबाइन करोगे तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, टोटल कितने बोरोन है हमारे पास, 4 बोरोन है। ठीक है, तो 4 बोरोन हमने यहाँ पर रख दिए, 1 2
3 4, इनको आपस में हमने ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया, इन 4 बोरोन को। यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया, यहाँ भी देखो एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन यहाँ आया, एक ऑक्सीजन यहाँ आया, और क्रॉस में सिर्फ एक ही बोरोन को कनेक्ट करना है। दोनों को आपस में क्रॉस में कनेक्ट मत कर देना, मतलब ब्रिज हमने कहाँ बनाया, सिर्फ यहाँ पर बनाया। तो टोटल कितने ऑक्सीजन कवर हो चुके हैं अभी हमारे पास यहाँ पर, टोटल 5 ऑक्सीजन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब सभी बोरोन से OH, 4 बोरोन थे तो चारों बोरोन से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर OH कनेक्ट कर दिया। अब कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 5 पहले थे, 4 अब टोटल हो गए 9। तो कितने ऑक्सीजन और बचे, देखो टोटल कितने थे ऊपर, 10 H2O में, 10 यहाँ और 7 यहाँ, 17 थे, 9 हम यूज कर चुके हैं, कितने बचे 8, तो 8 H2O की फॉर्म में ऑक्सीजन कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। ठीक है, 16 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी के 4 हाइड्रोजन अंदर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, और 2 Na+ बाहर ही रहेंगे हमारे पास। तो ये यहाँ पर इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, याद रखने का तरीका है बस ये जो मैंने बताया, बाकी स्ट्रक्चर तो तुम लोगों को याद करनी ही होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर इनके हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन बोरोन के सेम नहीं है, सभी जगह बोरोन के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अलग है। जिन 2 बोरोन को हमने कनेक्ट किया था, इनकी वैलेंसी अगर देखोगे तो चारों तरफ कितनी कोवैलेंसी जा रही है, इनकी 4। मैक्सिमम बोरोन की इस फैमिली की कोवैलेंसी 4 ही हो सकती है। ठीक है, तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं चारों तरफ, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इनका, जहां पर भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं sp3। और इन दोनों बोरोन को अगर देखोगे आमने सामने वालों को जो कनेक्टेड नहीं है ब्रिज से, उनसे 3 वैलेंसी जा रही है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो 2 बोरोन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है और 2 बोरोन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, Na+ यहाँ पर काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज -2 एंड H2O यहाँ पर बाहर की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और अगर इसमें अगर H2O मिला दिया जाए तो ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, अगर इसमें H2O मिला दिया जाए तो क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा प्लस वीक एसिड बनेगा। ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्कली हो जाएगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं हीटिंग एक्शन ऑफ बोरोन। पानी में मिला के हमने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर जो बोरेक्स की है, वो ये हीटिंग एक्शन है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांस लेवल पे। हीटिंग एक्शन किस तरीके से होगा, देखो जब बोरेक्स को हीट किया जाएगा, जैसे हमने बोरेक्स को हीट किया, 10H2O यहां से रिमूव होंगे। जब 10H2O रिमूव होंगे तो एक ग्लासी बोरेक्स होगा जिसे हम बोलते हैं Na2B4O7। ठीक है, ये जो ग्लासी बोरेक्स होता है ये नॉर्मल बोरेक्स से थोड़ा सा फूला हुआ होता है, मतलब ये थोड़ा सा फूल जाता है। किस लिए फूल जाता है, क्योंकि यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला है, इस वजह से यहाँ से फूल जाता है। तो Na2B4O7.10H2O जब ये बाहर निकलेगा तो बनेगा हमारे पास Na2B4O7, ये ग्लासी बोरेक्स है। और इसे आगे और हमने हीट किया तो हीट करने पर ये मेल्टिंग पोजीशन में पहुंच जाएगा और ये क्या बनाएगा, NaBO2, जिसके बारे में मैं बोला था कि मेटाबोरेट है, इसका बीडिंग टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मेटाबोरेट, और साथ में ऑक्साइड बना B2O3। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ग्लासी बीड बोल सकते हैं इनको मिला के, या फिर ग्लासी मास बोल सकते हैं। मतलब ये क्या होता है, एक थोड़ा सा फूल जाता है, सर्कुलर शेप में थोड़ा सा बंध जाता है। जैसा टेस्ट ट्यूब की अगर बात करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब होती है वो बोरोसिलिकेट की मिलके बनी होती है, जिसके अंदर बोरेक्स भी प्रेजेंट होता है। मतलब ये बोरेक्स होता क्या है, ये बोरेक्स अनब्रेकेबल ग्लास की फॉर्म में भी यूज में लिया जाता है, लेकिन प्योर बोरेक्स नहीं होता, उसके साथ में और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये जो है हमारे पास ये मेल्टिंग है। इस मेल्टिंग सॉल्यूशन को हम जब सॉलिडिफाइड करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो पॉइंट्स पढ़ते हैं आगे। ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट स्वेल्स अप एंड फर्दर हीटिंग इट मेल्ट्स टू लिक्विड विच देन सॉलिडिफाइड टू ए ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास, जिसके बारे में बता रहा था। ठीक है, अब देखो जब इस मेटाबोरेट में, मेटाबोरेट क्या है, NaBO2, और इस ग्लासी मास में, ग्लासी मास क्या है हमारे पास, मेटाबोरेट प्लस ऑक्साइड दोनों का मिक्सचर। ठीक है, इसे जब हम या तो हीट करें या किसी सॉल्ट के साथ मिक्स करें। सॉल्ट के साथ मतलब जैसे हमें किसी का भी सॉल्ट दिया जा सकता है। लैब के अंदर हमें कॉपर का सॉल्ट दिया, जिंक का सॉल्ट दिया, निकल का दिया, आयरन का दिया, किसी का भी सॉल्ट हमें दिया जा सकता है। तो जब इसे मिक्स किया जाता है तो मिक्स करने के बाद वहां से कलर फॉर्मेशन होता है, और उस कलर फॉर्म जो भी हमारे पास कलर फॉर्म होता है, उस कलर को देखते हुए ही हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा सॉल्ट। देखो इसे पढ़ते हैं हम आगे और पता लगेगा हमें। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर,
व्हेन हॉट ग्लासी मास क्या है, NaBO2 प्लस B2O3 इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ए कलर्ड सॉल्ट, जब किसी कलर्ड सॉल्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा और इसे हम फिर से हीट करेंगे तो फ्लेम निकलेगा। B2O3 डिस्प्लेस द वोलेटाइल ऑक्साइड, B2O3 उसके ऑक्साइड को डिस्प्लेस करेगा, वोलेटाइल ऑक्साइड को, एंड कंबाइन विद बेसिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कलर्ड मेटाबोरेट बना देगा। जैसे हमें सॉल्ट दिया CuSO4 क्या है, जब B2O3 के साथ मिलेगा तो ये डिस्प्लेस करेगा, CuO.B2O3 SO3 यहाँ से बाहर निकाल दिया, और ये जो बना हमारे पास CuBO2 ट्वाइस, ये जो मेटाबोरेट बना, ये मेटाबोरेट एक अलग ही टाइप का कलर यहाँ पर फॉर्म करेगा। अब जैसे मेटाबोरेट ने ब्लू कलर का यहाँ पर कलर फॉर्म किया, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉपर हो सकता है। मैंने नीचे सभी के कलर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कलर होते हैं मेटाबोरेट्स के, जैसे कॉपर का ब्लू, आयरन का ग्रीन, कोबाल्ट का ब्लू, क्रोमियम का ग्रीन एंड निकल का ब्राउन। तो इन बीड के कलर फॉर्मेशन से हम इस सॉल्ट का पता लगा सकते हैं। ये बीड टेस्ट है, ठीक है। अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें सिर्फ ये कलर याद रख लेना है, ये मेटाबोरेट याद रख लेना है कि मेटाबोरेट से ही हम कलर का फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा इसके अंदर कुछ हमें याद रखना नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके अलावा और क्या आता है इसके अंदर, इसके अलावा एल्यूमिनियम के कंपाउंड में एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन आता है, जो कि एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हम पी ब्लॉक में ना पढ़ के कहां पर पढ़ते हैं, मेटलर्जी के अंदर। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाता है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब जो हमारे पास कन्वर्जन है वो हम पी ब्लॉक में ना पढ़ के कहां पढ़ेंगे, मेटलर्जी के अंदर। तो बोरॉन फैमिली वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ठीक है।